ताज़ातरीन खबरों के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की उत्तरी सीमाओं पर अवस्थापना विकास परियोजनाओं की समीक्षा को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की है। बैठक में राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, रेल एवं संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव, ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और एनएसए अजीत डोभाल, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खंडू, लद्दाख के उपराज्यपाल भी शामिल हुए हैं। बैठक में राजनाथ सिंह ने लंबित परियोजनाओं के कार्यों में तेजी लाने को कहा है और बैठक के बाद मुख्यमंत्री धामी ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि केंद्रीय मंत्रियों के साथ सीमांत क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर की परियोजनाओं को जल्द पूरा करने को लेकर बैठक हुई है। रोड, संचार और रेलवे को लेकर बात हुई है। पिथौरागढ़ हवाई अड्डे का विकास सेना करेगी, जिससे जल्द से जल्द उसका संचालन शुरू हो जाएगा। बात करते हैं अपनी एसोसिएट एडिटर उत्तराखंड की ज्योत्सना से। ज्योत्सना, क्या कुछ इस बैठक में चर्चा हुई है? अनुज, आप अपना सवाल दोहराएंगे? मैं जानना यह चाह रहा हूं कि एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है उत्तरी सीमाओं को लेकर, उसमें क्या कुछ चर्चा हुई? बिल्कुल, देखिए, ये एक बहुत ही कह सकते हैं कि अहम बैठक थी और उच्च स्तरीय इसलिए कह सकते हैं इसको कि डिफेंस मिनिस्टर ने इस बैठक को खास तौर पर लिया और जो सीमावर्ती हमारे प्रदेश हैं उनके मुख्यमंत्री इसमें खास तौर पर मौजूद रहे। बैठक में वैसे तो जो कॉन्फिडेंशियल टॉपिक्स हैं उन पर अलग से चर्चा हुई, क्योंकि आप जानते हैं कि चीन और नेपाल से जितना भी हमारा बॉर्डर एरिया लगा हुआ है वो काफी सेंसिटिव है और उससे बड़ी बात है कि जो बॉर्डर के गांव हैं वो काफी सटे हुए भी हैं और जो टोपोग्राफी है, जो वहाँ की भौगोलिक संरचना है वो काफी टफ है, जिसके कारण बहुत आसानी से सूचनाओं की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो इन विषयों पे तो जो कॉन्फिडेंशियल बात थी वो तो हुई। उसके अलावा चाहे रोड है, चाहे संचार है, सबसे खास जो फोकस किया गया वो कनेक्टिविटी पे किया गया। कनेक्टिविटी चाहे वो रोड की हो, चाहे वो ट्रेन की हो, चाहे वो एयर कनेक्टिविटी हो, इन पर खास तौर पर फोकस किया गया, क्योंकि ये माना जा रहा है कि अगर कनेक्टिविटी सही हो तो सारी चीजें एकदम कह सकते हैं कि दुरुस्त हो सकती हैं। खास तौर पर अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो अनुज, एक दौर था जब बॉर्डर एरिया में जाने के लिए पैदल कई दिन लगते थे और अब उत्तराखंड के अधिकांश बॉर्डर एरिया में सड़क कनेक्टिविटी हो गई है। अगर मैं मानसरोवर यात्रा रूट की बात करूं तो आप भी जानते हैं कि पहले पैदल यात्रा होती थी, धारचूला से कई दिन लगते थे, कई किलोमीटर पैदल चल के तकलाकोट यानी चाइना बॉर्डर में एंट्री होती थी। लेकिन अब जिस तरीके से रोड में डेवलपमेंट हुआ है, नाभी ढांग तक रोड है और वहां से आपको केवल 8 किलोमीटर पैदल चल के आप नेपाल, माफ कीजिएगा, चीन में प्रवेश कर जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम नीति मलारी की बात करें या माणा की बात करें, घस्तोली से आगे रोड जा चुकी है, माणा पास को क्रॉस कर चुकी है रोड। इसी तरीके से नीलांग वैली में भी रोड काफी आगे जा चुकी थी है, यानी कि अब सीमा में जो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं उनको जाने के लिए बहुत ज्यादा दिक्कतों की जरूरत नहीं होती है। इसके अलावा एयर कनेक्टिविटी पे भी जोर दिया गया। जो पिथौरागढ़ का यहाँ पर एयर स्ट्रिप है उसमें प्रॉपर काम नहीं हो पा रहा है, हालांकि उसको वायुसेना ने लेने का आग्रह राज्य सरकार से कर लिया है ताकि उसको वो डेवलप कर सके। चिन्यालीस और उत्तरकाशी में जो एयर कनेक्टिविटी है वो बहुत सही है, वहां पर कई बार वायुसेना ने अपने अभ्यास भी कर लिए हैं। इसी तरीके से गौचर एयर स्ट्रिप है वो भी ठीक है। तो ये सारे विषय ऐसे थे कि जिस पर खास तौर पर कर मीटिंग हुई और उत्तराखंड में तो नेपाल बॉर्डर से भी लगा हुआ है, नेपाल के साथ उत्तराखंड का रोटी बेटी का संबंध है। तो ऐसे में जो संबंध है उसे निभाते हुए सुरक्षा के प्रति भी सजग रहने की बात इसमें कही गई है। साथ ही जो वाइब्रेंट विलेज योजना है केंद्र सरकार की,
सीमांत गांवों को विकसित करने के लिए, उनको पर्यटन विलेज बनाए जाने के लिए जिस तरीके से वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाना है, उस पर भी बात हुई है। और उससे बड़ी बात है कि केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कल हर्सिल के नजदीक थराली गांव है, वहां पर आए थे और वहां पर भी उन्होंने लोगों से वो इंटरेक्ट हुए। यहाँ पर जनजाति समाज के लोग बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं, नेलांग वैली का रास्ता भी यहीं से जाता है, वहां पर भी वो मिले हैं और केंद्र में केंद्रीय रक्षा मंत्री ने ये अहम बैठक ली है। अनुज जी जी, ज्योत्सना आप बनी रही है हमारे साथ। गैरसैंण में बजट सत्र का तीसरा दिन है। आज सदन में बजट पेश होगा और सदन में विपक्ष भी हंगामा कर सकता है। ज्योत्सना हमारे साथ बनी हुई है। ज्योत्सना, कितना बड़ा बजट इस बार पेश होने की उम्मीद जाहिर करें? देखिए, आकार किस तरीके का होगा ये कह पाना तो अभी बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि बजट बेहद गोपनीय होता है, लास्ट में ही डिस्क्लोज होता है। लेकिन ये माना जा रहा है कि 70,000 करोड़ से ज्यादा हो सकता है, क्योंकि 10% का इजाफा एक नॉर्मल जो पैरामीटर्स होता है, जो बजट बनाने की इक्वेशन होता है, उसमें लागू किया जाता है। वो राज्य सरकार या जो भी बजट बना रहा है केंद्र सरकार, उसकी मंशा होती है कि वो 10% को कितना इंक्रीज करता है आगे और किस तरीके की योजनाओं को लेकर आ रहा है। अगर उसके रेवेन्यू सोर्स में बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है तो वो स्वाभाविक है कि अपने बजट के आकार को बहुत बड़ा बनाएगा। लेकिन अगर जो हमारी वित्त मंत्री से बात हुई है, उनकी बातचीत के आधार पर ये कहा जा सकता है कि महिलाओं को इस बजट में फोकस किया जा रहा है, युवाओं और रोजगार को खास तौर पर फोकस किया जा रहा है। इसके अलावा केंद्र सरकार का भी जो श्री अन्न योजना यानी मोटे अनाज को लेकर के, तो मोटे अनाज को भी इस बजट में खास तौर पर राज्य सरकार अपने स्तर पर भी फोकस करेगी, क्योंकि उत्तराखंड में मोटा अनाज बहुत अच्छा होता है। हालांकि लोगों ने जंगली जानवरों के नुकसान के चलते खेती कम कर दी है, लेकिन यहाँ पर ऑर्गेनिक और जो यहाँ की जलवायु है उसमें मोटे अनाज की बहुत ज्यादा संभावनाएं है। खास तौर पर उत्तराखंड की ऑर्गेनिक रागी की तो इंटरनेशनल लेवल पर काफी ज्यादा डिमांड है, जबकि इतना यहाँ पर पैदावार नहीं हो पा रही है। इसके अलावा यहाँ की हल्दी जो बहुत अच्छी है, कोरोना काल में उस हल्दी की काफी ज्यादा डिमांड आई है। इसके अलावा यहाँ पर जो काला भट्ट होता है यानी जो सोयाबीन होता है वो काले रंग का होता है और उसमें कैल्शियम और आयरन के अलावा प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है, उसको बहुत ही न्यूट्रिशियस माना गया है। उसकी भी डिमांड अब बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है। इसके अलावा कुलथ जो अब लोग चाहे शुगर की प्रॉब्लम है या फिर स्टोन की प्रॉब्लम है उसमें खास तौर पर यूज कर रहे हैं, उसको लेकर भी काफी डिमांड है और ये सब मोटे अनाज में। तो अब राज्य सरकार इसमें फोकस कर सकती है। हालांकि पहले ही राज्य सरकार एक मैसेज दे चुकी है कि वो रागी, तेज पत्ता और तिमरू आप इसे मान सकते हैं कि एक किस्म से ये जंगली काली मिर्च है, लेकिन इसकी जो मेडिसिनल क्वालिटी है वो काली मिर्च से ज्यादा है, ब्लैक पेपर से ज्यादा है। तो ऐसे में इनको पहले ही फोकस करने का एक इशारा कर चुकी है और अब बजट में खास तौर पर इसके लिए स्पेस होगा। और अनुज, मैं आपको बता दूं कि कुछ चेंजेस उत्तराखंड में भी बजट पेश करने के टाइमिंग को लेकर हुए हैं। पहले 4 बजे होता था, लेकिन इस बार 2 बजे दोपहर में गैरसैंण में बजट पेश किया जाएगा। जी जी जी, ज्योत्सना आप बनी रही हमारे साथ। आपको बताते चलें कि सत्र के दूसरे दिन विपक्षियों ने जमकर हंगामा किया। हंगामे के बीच सदन में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 पेश किया गया। विपक्ष ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। विपक्ष ने नियम 310 में चर्चा की मांग की है, जिसके बाद पीठ ने नियम 58 में सुनने की स्वीकृति दी और प्रश्नकाल शुरू हुआ। वहीं विशेषाधिकार हनन के मामले में निरस्त करने पर विपक्ष ने सत्र में हंगामा कर दिया और विपक्ष के विधायक सचिव की टेबल पर चढ़ गए, जिस पर कार्रवाई करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने सभी को निलंबित कर दिया। आइए सुनते हैं विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने क्या कुछ कहा। आज जो अवहेलना का इन्होंने वो किया था, उस पर निर्णय आया था, सरकार के माध्यम से निर्णय आया था और सब कुछ न्यायालय में चल रहा है। केस को न्यायालय भेज दिया गया है और उसमें बहुत ज़्यादा मेरा
कुछ भी कहना सही नहीं था। और जिस तरह से जो मुझे रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट को मैं पढ़ रही थी और सभी विधायक उग्र हो गए। आपको सदन की गरिमा रखनी चाहिए, कल भी नहीं रखी गई गवर्नर साहब के सामने और आज भी इस तरह का व्यवहार बिल्कुल अनुचित है। आप बातचीत कर सकते थे, आप मुझसे अलग से आके बातचीत कर सकते थे, लेकिन इस तरह का उग्र व्यवहार क्या प्रदर्शित वो करना चाह रहे थे, क्या दिखाना चाह रहे थे, मुझे नहीं पता है। टेबल तोड़ा गया, आपने हमारी जो रूल बुक है उसको फाड़ा गया, आप टेबल पे चढ़े, आप अध्यक्ष की कुर्सी टेबल पर कूदने को तैयार हैं, हर तरह की भाषा वहां इस्तेमाल हो रही है। तो इस तरह की चीजें सदन में नहीं होनी चाहिए। भराड़ीसैंण में आयोजित विधानसभा सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस विधायकों के हंगामे और निलंबन के बाद लगातार सत्र स्थगित होने पर जब संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल से बात हुई तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। कांग्रेस की जो नीति मैं देख रहा हूं, कल से लगातार ये देख रहा हूं, वो नहीं चाहते थे कि गैरसैंण के अंदर विधानसभा सत्र चले। कल पहला दिन माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण, जिसपे आप वैल में आके हल्ला करते हैं, तख्तियां लहराते हैं, गो बैक राज्यपाल के नारे लगाते हैं। माननीय राज्यपाल जी के द्वारा हाथ जोड़ के खड़े होकर कहा गया कि आप ये स्टेंजा सुन लीजिए, उसको आप नजरअंदाज करते हैं। आज कार्रवाई प्रारंभ होती है विशेषाधिकार के विषय पे, माननीय अध्यक्षा जी अपना विनिश्चय देने के लिए अपना पढ़ती हैं, तो आप उसी में हल्ला करते हैं, मेज पर चढ़ते हैं, कागज के गोले फेंकते हैं, सचिव विधानसभा के ऊपर धक्का मुक्की करने का काम करते हैं, यहाँ तक कि मेज पर चढ़ के और माननीय अध्यक्षा जी की तरफ लपकने का आप काम करते हैं। तो कैसे मान लें आप सदन की कार्रवाई चलाना चाहते हैं? उनको सस्पेंड किया गया। जब मैं उनके बाद उनसे मिलने गया, 40 मिनट तक मैं उनके साथ मान मुन्नबल करता रहा कि सदन की कार्रवाई किस तरह से आप चलाइए, हम लोग तैयार हैं हर बात का जवाब देने के लिए। आप आइए तो सही, जनता के मुद्दे लाइए तो सही, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। देहरादून में सरकारी नौकरियों में राज्य आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण को कैबिनेट में मंजूरी पर राज्य आंदोलनकारियों ने खुशी जाहिर की है। शहीद स्मारक पर एकत्र हुए राज्य आंदोलनकारियों का कहना था कि वह 2013 से लगातार इस आरक्षण की बहाली को लेकर के संघर्ष कर रहे थे और उनके कई साथी ओवरेज होने के कारण आरक्षण का फायदा नहीं उठा सके। 2013 तक आरक्षण राज्य आंदोलनकारियों को मिल रहा था, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के बाद आरक्षण मिलना बंद हो गया था। 26 अगस्त 2013 से जिस प्रकार से माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के द्वारा राज्य आंदोलनकारियों के 10% क्षैतिज आरक्षण को लेकर आज तक निर्बाध रूप से हम लोग लड़ाई संघर्ष करते आ रहे थे और तमाम राज्य आंदोलनकारी हमारे जो बेरोजगार हैं या जो रोजगार में है, उन चीजों को लेकर लगातार संघर्षरत रहे हैं और वो रोजगार से रहे। अगर वो लड़का उस समय रोजगार पे होता तो आज शायद वो एओ होता। तो लेकिन आप देखिए कि हमारे संघर्ष में कोई कमी नहीं थी। पिछले 4 साल हमारे जरूर खराब गए त्रिवेंद्र सरकार के, लेकिन वर्तमान सरकार ने जो त्रिवेंद्र धामी जी ने जिस प्रकार से राजभवन से उसको मंगाने का काम किया, वापस लाने का काम किया, हमारे उसको उन्होंने स्वीकार किया और गैरसैंण में जाके जिस प्रकार से जो कैबिनेट में लाके इस बात को जो है, मैं कहूंगा कि हम लगभग आखिरी दहलीज में हम लोग आ चुके हैं। जिस दिन ये राजभवन से ये औपचारिकता पूरी हो जाएगी, और मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी देता हूं, उस उप समिति का धन्यवाद देता हूं, उन सारे कर्मचारियों का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इसको कार्यविरुद्ध रूप दिया गया। और केवल एक अपील मेरी आपके चैनल के माध्यम से और है कि राजभवन से इसकी औपचारिकता पूरी करते हुए रामनवमी और बैसाखी से पहले हमें यह पुरस्कार दे दिया जाए, ताकि हमारे राज्य आंदोलनकारी तमाम अधिनियम चयन आयोग से लेकर लोक जो सेवा आयोग के तमाम जिस भी उसमें कैलेंडर निकलेगा, ताकि हमारे राज्य आंदोलनकारी उसमें पद अपना भर पाए और उसमें जो है निर्बाध रूप से उसमें जो है हम लोग प्रतिभाग करके उसमें जो है चयनित होकर आ जाए, ताकि उन लोगों के जो है जितनी उम्र सीमा निकल चुकी है उनको लाभ मिल सके, तमाम राज्य आंदोलनकारी उसके लाभान्वित हो सके। पुनः मैं एक बार आभार प्रकट करता हूं और राज्यपाल महोदय से भी निवेदन करता हूं कि जैसे ही आपके पास से आता है तत्काल रूप से निर्बाध रूप से इसको जो है पास करने का काम करें। क्योंकि आज यहाँ उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के जितने भी साथी लोग हैं, आंदोलनकारी साथी, वो यहाँ इकट्ठे हुए हैं। कल जो धामी जी की सरकार ने गैरसैंण में एक ऐतिहासिक फैसला लिया है 10% क्षैतिज आरक्षण का, वो हमारी 2013 से डिमांड चली आ रही थी। 2013 में माननीय हाई कोर्ट ने हमारे 10% क्षैतिज आरक्षण का जो मामला था वो टर्न डाउन किया था। उसके बाद 2 साल लगातार लड़ने के बाद फिर 2015 में हरीश रावत जी की सरकार ने उसी गैरसैंण में एक्ट को लागू किया था, लेकिन वो एक्ट 2015 से लेकर 2021 तक वो लंबित रहा राजभवन में। तो उसके दौरान इस दौरान हमने कई बार विधानसभा घेराव, मुख्यमंत्री आवास घेराव, राजभवन घेराव तक हमने किए ताकि उस एक्ट को वापस लिया जाए। तो आज 2022 में फिर धामी जी की सरकार ने उस एक्ट को वहां से वापस लेके दोबारा से मंत्रिमंडल के माध्यम से उसको एक्ट को पास किया है।
तो मुझे लगता है निश्चित तौर से हमारे लिए ऐतिहासिक पल है, क्योंकि इन 7 सालों में हमारे कई युवा हैं जिन्होंने अपनी उम्र को गंवा दिया है, उस नौकरी के जो लायक थे, पात्र थे, वो अपात्र हो चुके हैं। लेकिन आज अगर उन्होंने वो पास किया है तो देर से ही सही, लेकिन सरकार का सही कदम है। लेकिन हम ये भी मांग करते हैं सरकार से कि बहुत जल्दी इसको राजभवन से भी स्वीकृति करा के इसका कानूनी रूप, पहलू रूप लाके इसको आउट किया जाए। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा समय के साथ। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। देहरादून के SGRR मेडिकल कॉलेज में छात्रों का फीस बढ़ोतरी को लेकर प्रदर्शन चल रहा है। छात्र बढ़ाई गई फीस को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। दरअसल मेडिकल कॉलेज में 2018 बैच के छात्रों की फीस उस समय निर्धारित नहीं की गई थी, क्योंकि इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना था। उस समय 5 लाख फीस के साथ एडमिशन कराए गए थे। अब कॉलेज प्रशासन का कहना है कि शुल्क निर्धारित कर दिया गया है और कॉलेज प्रशासन जहां एक और कोर्ट के आदेश का हवाला देकर छात्रों की बढ़ी हुई फीस देने की बात कर रहा है, वहीं छात्रों का कहना है कि इतनी ज्यादा फीस देने में वो असमर्थ हैं और ऐसे में उन्हें समय दिया जाए। जबकि कॉलेज ने ये नोटिस देकर साफ कर दिया है कि जब तक पूरी फीस नहीं दी जाएगी तब तक इंटर्नशिप नहीं कर सकेंगे छात्र। यही कारण है कि छात्र इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये फीस उसके बाद भी क्लास फुल नहीं हो पाती और ये मालूम होता है कि वो क्लास पूरी नहीं कर पाएगा, उससे भी फीस लेके उतनी सेम क्लास की फीस लेके उसकी ईयर बैक लगा दी जाती है। तो इतनी सारी दिक्कतों के बीच हम यहाँ पे बैठे हैं। हम सबको प्रोटेस्ट के लिए हैं बैठे। हमारा कोई डिमांड नहीं है। कोर्ट का जो ऑर्डर होगा, हमारा जो चैलेंज होगा, उसके बाद जो होगा हम वो चीज़ फॉलो करेंगे। पर बात यही है, हमारी अभी के लिए हमारी स्टार्ट की जाए इंटर्नशिप। और हॉस्टल वेकेट करने का क्या है? हॉस्टल वेकेट करने में ये बोला गया है कि आज के आज सारे बच्चे अपना हॉस्टल खाली करें। जो बच्चे फीस वो देंगे उनको मिलेगा हॉस्टल इंटर्नशिप, और ये जब मिले सब कुछ 37 लाख रुपए पे होगा। 150 स्टूडेंट्स को रोड पे लाने का पूरा इंतजाम हो गया। ये आज नहीं तो कल रोज हमें बोला जा रहा है। धीरे धीरे हमारे आसपास की जितनी एसेंशियल सर्विसेज रोकी गई है। नोटिस हमें आया है कि हमने एसेंशियल सर्विसेज रोक दी है। हल्द्वानी में पुलिस और वन विभाग की टीम ने गुलदार की खाल के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी चोर गलिया क्षेत्र से हुई है। आपको बता दें कि चेकिंग के दौरान सूरज नाम के युवक के पास से गुलदार की खाल बरामद हुई है। पकड़े गए तस्कर ने बताया है कि उसने मांस में जहर मिलाकर गुलदार को पहले मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद उसके दांत बेच दिए। अब गुलदार की खाल बेचने के लिए वो सूरत जा रहा था। इस दौरान वो चेकिंग में पकड़ा गया। अब पुलिस मामले की पूरी जांच कर रही है। सूरज जो चोरगलिया का रहने वाला 24 साल का युवक है, इसके द्वारा ये सूरत गुजरात में काम करता था और वहाँ इसको आपकी बाकी खाल की डिमांड काफ़ी महंगे में मिलने की संभावना दिखाई दी। तो ये जब गाँव वापस आया तो इसके द्वारा जो है आपका मीट में आपका जहर मिला करके डाला गया, जिससे गुलदार की डेथ हो गई और उसके बाद इसने इसकी खाल दांत सब निकाल दिए। इसके द्वारा जो प्रारंभिक पूछताछ है उसके आधार पर जो चीज़ें निकल के आई है, इसके द्वारा बताया गया है कि इसके द्वारा दांत किसी को बेच दिए गए। किसको बेचे अभी ये नहीं बता रहा है, इसलिए इसकी गहनता से पूछताछ की जा रही है। और सूरत से ये कब वापस आया था, इसने वहाँ से किससे कांटेक्ट किया, ये सारी चीज़ें अभी पूछताछ में निकाली जा रही हैं। जो क्लू निकल रहे हैं उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसमें फॉरेस्ट, पुलिस और SOG का कंबाइंड अभियान था और तीनों का अच्छा कोऑर्डिनेशन इसमें रहा है। उधम सिंह नगर में एक घर में चल रहे सेक्स रैकेट पर छापेमारी की गई है। इस दौरान पुलिस ने 2 महिलाओं और 4 पुरुषों को गिरफ्तार किया है कि काफी समय से टांडा उज्जैन पुलिस चौकी में इस घर में सेक्स रैकेट को संचालित किया जा रहा था। लगातार सूचना मिल रही थी, जिसके बाद स्थानीय पुलिस के द्वारा लगातार रेकी की जा रही थी और उसके तहत एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट प्रभारी
बसंती आर्या के नेतृत्व में छापेमारी की गई है और मौके से 2 महिला 4 पुरुष मिले हैं, जिन पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये हमारी रूटीन की कार्रवाई है और एंटी ह्यूमन में ये लगातार हमारा छापामारी की जा रही है। आज हमें सूचना मिली है कि यहाँ पर जो काशीपुर में जो है कि कुछ घर में कोई इस तरह से अनैतिक कार्य हो रहा है, तो हमने इसमें एसओजी और जो काशीपुर पुलिस है उसके साथ में संयुक्त रूप से हमने छापेमारी की। तो वहाँ पर कुछ हमें आपत्तिजनक सामान मिला है और आपत्तिजनक स्थिति में युवतियाँ मिली हैं, उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। आगे जो भी है जब पूछताछ की जा रही है। कितने युवती? फिलहाल अभी 2 युवतियाँ हैं और कुछ युवक है, 4 युवक हैं। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हर माता पिता अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य का सपना देखते हैं। अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए उनकी यही कोशिश रहती है कि उनके बच्चे देश के सबसे शानदार स्कूलों में पढ़ाई करें, जहां उन्हें बेहतरीन सुविधाएं और शिक्षा का स्तर मिले। अक्सर इस सपने को साकार करने के लिए माता पिता को निजी स्कूलों का भारी भरकम खर्च उठाना पड़ता है और अपने बच्चे के भविष्य के लिए अपनी मेहनत की कमाई का बड़ा हिस्सा लगाना पड़ता है। लेकिन पंजाब में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार 23 जिलों में 117 विश्व स्तरीय स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाने जा रही है, जहां न सिर्फ शिक्षा उच्च स्तर की दी जाएगी, बल्कि बच्चों के ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए खेल, वोकेशनल स्टडीज, आर्ट एंड क्राफ्ट, म्यूजिक से लेकर योगा तक हर सुविधाएं दी जाएंगी, जिससे पंजाब का हर बच्चा आने वाले समय के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सके और अपने माता पिता का सपना साकार कर सके। स्कूल ऑफ एमिनेंस में 5 प्रोफेशनल कोर्सेज पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इन कोर्सेज में इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, कॉमर्स, यूपीएससी, एनडीए की परीक्षा की तैयारी 9वीं कक्षा से ही करवाना शुरू किया जाएगा। स्कूल ऑफ एमिनेंस से निकलने वाले बच्चे न सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे देश का नाम रोशन करेंगे। ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन में 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अपने परिवार के साथ पहुंचे और गंगा आरती में भी शामिल हुए। परमार्थ पहुंचने पर परमार्थ के पीठाधीश्वर चिदानंद सरस्वती से उन्होंने मुलाकात की है और उसके साथ ही उत्तर प्रदेश में इस तरह के आयोजन को लेकर औपचारिक बात की है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में भी इस तरह के कई आयोजन वृंदावन, अयोध्या समेत सरयू तट पर किए जाएंगे और उसके लिए परमार्थ निकेतन के स्वामी चिदानंद मुनि सरस्वती से उन्होंने बातचीत की। परमार्थ निकेतन में सिद्धे गुरु जी के सानिध्य में आज 100वां दिन है तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का, तो अद्भुत नज़ारा यहाँ पर देखने का मिला। दुनिया के बहुत सारे राष्ट्रों के एक साथ विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग, विभिन्न संप्रदाय को मानने वाले लोग एक साथ एक मंच पर सिद्धे गुरु जी के सानिध्य में परमार्थ निकेतन के धाम के घाट पर जिस ढंग से गंगा आरती फेस्टिवल को लोगों ने फेस्टिवल की तरह मनाया है, अद्भुत है। मैं सिद्धे गुरु जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। हमारी संस्कृति को केवल भारत में ही नहीं पूरी दुनिया के पैमाने पर पहुंचाने का काम, उसको प्रतिष्ठित करने का काम और उसकी पताका को सर्वोच्च स्तर पर पहुंचाने का काम सिद्धे गुरु जी के द्वारा किया जा रहा है लंबे अरसे से परमार्थ निकेतन द्वारा। जोशीमठ आपदा प्रभावितों का एक जत्था जोशीमठ से पैदल यात्रा कर देहरादून पहुंच गया है और उस जत्थे में जोशीमठ के युवा हैं जो आपदा से प्रभावित हुए हैं और सरकार की लेट लतीफी से नाराज हैं। जोशीमठ से पैदल यात्रा करते हुए जगह जगह रुकते हुए आज देहरादून वो पहुंचे हैं। सबसे पहले शहीद स्मारक वो गए, जहां शहीदों को उन्होंने नमन किया और उसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए इन युवाओं ने कहा है कि सरकार अभी तक कुछ भी तय नहीं कर पाई है, आखिर वो लोग करें तो क्या करें। और साथ ही ये भी उन्होंने साफ किया है कि सरकार 2 महीने बाद भी न हालात समझ पाई है, न ही प्रभावितों की मदद के लिए कोई ठोस योजना अब तक सामने लेकर आई है। जोशीमठ को लेकर के लोग पहले 14 महीने तक सरकार को ये चेतावनी देते रहे कि जोशीमठ दरकने वाला है, खतरा सर पर मंडरा रहा है, सरकार चेते, और सरकार नहीं चेती। और पिछले 2.5 महीने से लगातार बारिश के बीच में, बर्फबारी के बीच में जोशीमठ तहसील में लोग धरना दे रहे हैं
क्योंकि उनके मकान दरक रहे हैं, उनकी जमीन धंस रही है, उनके प्रतिष्ठान दरक रहे हैं, टूट रहे हैं। तो लोगों की मांग है कि जोशीमठ के लिए समुचित पुनर्वास का, समुचित पुनर्निर्माण का इंतजाम हो, पहली बात। दूसरी बात, जोशीमठ के विनाश के लिए जो परियोजना जिम्मेदार है एनटीपीसी की तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना, उस परियोजना को बंद किया जाए। जोशीमठ में ही नहीं, पूरे उत्तराखंड के भीतर जो ये विनाशकारी विकास का मॉडल है, इस पर रोक लगे। लोगों की तबाही का विकास के नाम पर ये जो इंतजाम है, इसको बंद किया जाना। पहले तो हम संघर्ष समिति से आए हैं, जोशीमठ संघर्ष समिति से आए हैं, और जोशीमठ को बचाने के लिए हम यही कहते हैं कि सरकार पहले जमीन का पूरा वो देखे कि कहाँ सही है कहाँ सही नहीं है, क्योंकि हमें कुछ अभी पता नहीं है। जो रिपोर्टें आ रही है और रिपोर्टें को भी कोई पता नहीं चल रहा है। सरकार से हम पहले ये पूछना चाह रहे हैं कि जोशीमठ में जो जमीन है वो क्या सही है या नहीं है, पहले ये बता दे। क्योंकि अगर सही है तो हम उसको, जो हमारी मकान है वो टूट के हम दोबारा बना सकते हैं। तो सरकार से ये अनुरोध, जल्द से जल्द आप रिपोर्टें सही तैयार कीजिए और हमें बता दीजिए कि हमारी जमीनें कैसी है। देवभूमि उत्तराखंड में जहां नजर घुमाओ वहां खूबसूरती है। अब बर्फ की चोटियों, पहाड़ों, खूबसूरत घाटियों और बहती नदियों से लेकर दूर दूर तक फैले अद्भुत घास के मैदान तक हर एक चीज से लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। ऐसे में गर्मियों की छुट्टियों में पहाड़ों में जाना पर्यटक काफी पसंद भी करते हैं, और इसीलिए नैनीताल में जहां एक तरफ व्यवसायी अपने आप को सीजन के लिए तैयार कर रहे हैं, वहीं पर्यटक भी यहां की वादियों और प्रकृति का हसीन नजारे का लुत्फ उठा रहे हैं। इस मौसम में नैनीताल आकर खुश नजर आए। वहीं नाव चालक भी पूरी तैयारी के साथ अपने कामकाज रंग रोगन की तैयारी कर रहे हैं। नाव को सजाने संवारने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। अभी तो हमारा नया बोट का कार्यक्रम चल रहा है, नया बोट तैयार होगी। उसके बाद हमारा अप्रैल में जो है रंग रोगन का कार्य होता है, बोटी को रंग वार्निश किया जाता है। और हमारा सीजन जो है लगभग इस साल तो अच्छा ही रहा है अभी तक, और उम्मीद करते हैं कि पूरा सीजन अच्छा जाएगा। नैनीताल में अचानक ओलावृष्टि और बारिश हुई है, जिससे बचने के लिए पर्यटकों ने घरों और दुकानों का सहारा लिया। तो वहीं अचानक बारिश और ओलावृष्टि से तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है, ठंड में इजाफा हुआ है। इस बारिश से किसानों की फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट समयलाइव.com। सहारा प्रणाम।